हेलो भाई। तो कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। और आज हम जिस इस वीडियो में मिलने आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो बातें करने वाले हैं उसमें मेनली दो टॉपिक होंगे। एक तो कि हमें प्रिपरेशन करते हुए 1 महीना हो चुका है, जब से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए थे तब से लेके अब तक हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ की जर्नी हमारी 1 महीने की जर्नी हमारी खत्म हो चुकी है। मान के चलते हैं हमारे पास 2 महीने और हैं। दूसरा, अब इन 2 महीनों में हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह की बुक्स हमें पढ़नी है, मॉक टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ से मॉक टेस्ट करें, और टाइम टेबल में हमारी कौन कौन सी ऐसी बुक्स सब्जेक्ट्स हैं जो हम डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। इसके बाद भी मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग, आपके क्या डाउट्स हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, कुछ भी जो भी आपके मन में डाउट हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो या कोई भी आपके मन में डिमोटिवेट हो रखे हो आप, इस टाइप से कुछ भी मन में आता है। देखो, मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे मन में तो बहुत आता था भाई। हर चौथे पांचवें दिन ऐसा हो जाता था कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक भी है नहीं है, और पता नहीं मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा क्या। इस तरह की बातें मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आती थी। अगर आपके मन में भी ऐसी आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई आप लोग कैसा फील करते हो या फिर उस टाइम पे क्या करते हो उसको टैकल करते हुए। तो चलिए, अभी सबसे पहले अब 2 तरह के बच्चे हैं। पहले वो हैं जो 1 महीने से तैयारी मतलब कंटिन्यू रख रहे हैं अपनी, या तो पहले से ही उनकी प्रिपरेशन डीएसएसबी के लिए थी या फिर डीएसएसबी के लिए नहीं थी तो भी 1 महीने से स्पेसिफिक केवी के लिए प्रिपरेशन वो कर रहे हैं अपनी। ठीक है जी। एक ये बच्चे पहले वो सुन लीजिए, अभी जो केवल केवी के लिए 1 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं अपनी। मैं मान के चलता हूं उनका अभी तक हिंदी का सिलेबस खत्म हो चुका होगा। ठीक है जी। अगर नहीं हुआ है तो आपके पास आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपना हिंदी का सिलेबस खत्म कर लीजिए। हिंदी को ज़्यादा लंबा मत खींचिए। फिर उसके बाद आता है आपका ईवीएस। ईवीएस का जितना आप अपनी तरफ से मान के चले थे कि भी 3rd 4th 5th पढ़नी है, या फिर आपने कहीं से नोट्स ले रखे थे तो नोट्स पढ़ने हैं, या फिर आपने कोई भी एक अपनी स्ट्रेटजी सोर्स बना रखा था कि यहाँ से मैंने ईवीएस पढ़नी है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ईवीएस का बेसिक या 70% पार्ट आपका, 80% पार्ट आपका खत्म हो चुका है। ठीक है। तो इतना सिलेबस खत्म हो चुका है। अब आपके पास बाकी मेन सब्जेक्ट्स जो बचते हैं उनके ऊपर टाइम डिवोट करने के लिए आप बिल्कुल फोकस हो जाइए। तो अब उसको कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, हिंदी जब हमारा सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं ना हम, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो इतना लंबा चौड़ा नहीं आता हमारा कि हम लगातार ही इसको पढ़ते रहें। हिंदी मोस्टली ऐसे बच्चे जिनकी हिंदी बैकग्राउंड से या फिर इस तरह से कि हिंदी को कवर कर लेंगे अगर थोड़ी सी ध्यान दें तो हमारी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है या फिर बच रही है तो 1 हफ्ते में खत्म कर देना। इसके अलावा कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर संधि एज ए टॉपिक नहीं दिया हुआ उसमें, लेकिन ध्यान रखो फर्स्ट पार्ट में हिंदी में उन्होंने व्याकरण एवं उसकी प्रयुक्ति, तो व्याकरण पार्ट में क्या संधि नहीं आती। और एक बात बताओ, जब आप केवी की तैयारी करते हो, टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कहीं से, तो आपको बेसिक व्याकरण आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बस इतना बताइए मुझे। आनी चाहिए तो संधि उसमें इंक्लूड करो। हाँ, ऐसा आ गया छंद और ये चीजें मत इंक्लूड करना, वो छोड़ दो। लेकिन बेसिक जैसे संधि, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, काल, या फिर थोड़ा बहुत बेसिक अलंकार है ना, समास, ये तो बिल्कुल इंक्लूड करो और इनको जल्दी से करके खत्म करो। कहाँ से करें मैं बताता हूँ। मानक हिंदी व्याकरण है, 8th 9th 10th की मानक हिंदी व्याकरण आती है कि वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो बेस्ट है, वहां से भी कर सकते हो। प्लस आप कहीं यूट्यूब से कर रहे हो तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कीजिए। ठीक है जी, टॉपिक सर्च कीजिए डायरेक्ट, संधि फॉर केवीएस या फिर संधि हिंदी व्याकरण, आपको आराम से मिल जाएगा। 4 5 10 वीडियो जितनी भी आए उनमें से एक स्पेसिफिक अपने लिए छांटो और खत्म करो उसको। ठीक है। हिंदी तो, और 1 दिन में 1 टॉपिक मत करो हिंदी का। जब आप टाइम टेबल बनाओ अपना तो 1 टॉपिक मत करो हिंदी के, एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक इंक्लूड करो। जैसे
एक संधि इंक्लूड कर लिया, बाकी थोड़े से आसान आसान से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये वाले आसान आसान से जिनको आप इजीली एक बार में पढ़ दोगे तो हो जाएगा। एक बड़ा टॉपिक इंक्लूड कर लो, ऐसे 3-3 4-4 टॉपिक्स का एक चंक बना के, एक बंच ऑफ टॉपिक्स, उनको एक साथ कवर करो, ठीक है। फिर अब इसके बाद आ जाती है ईवीएस। ईवीएस कहाँ से करें, मैंने वैसे बता रखा आप लोगों को, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। बेसिक इस वीडियो का कहीं ना कहीं वो भूमिका उस वीडियो में है, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। अब फिर आ जाओ ईवीएस का लिए। ईवीएस में क्या है, आप लोगों ने 3rd 4th 5th की एनसीईआरटी की जो बुक्स है वहाँ से ईवीएस कर लीजिए, प्लस आपकी सीबीएसई में मुझे जहाँ तक पता है साइंस की अलग से बुक है सीबीएसई में, ठीक है, या आईसीएसई में, जहाँ से भी है, अगर उसमें बुक है तो वहाँ से एक बार उसकी रीडिंग मार लेना। ये आपका 30% सिलेबस है। अब 70% सिलेबस जो आप जितना पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ते रहो, आप इतना मतलब 20 बुक्स पढ़ लोगे ना तब भी वो 30% रहेगा। आप 10 बुक पढ़ोगे या स्पेसिफिक होगे तैयारी करोगे तब भी वो 30% ही रहेगा। फिर अब पूछोगे सर 70% जो बच गया पार्ट ईवीएस के लिए, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें? तो इसकी सुनो ध्यान से। आपके पास टेट लेवल के जितने एग्जाम हैं जिनमें ईवीएस आती है, स्पेशली एचटेट हुआ या सीटेट हुआ, इनमें जिनमें ईवीएस आती है वहां से डेली बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, डेली एक क्वेश्चन पेपर करना है आपने। ईवीएस वाला सेक्शन स्पेशली 30 क्वेश्चन डेली करने हैं, बिल्कुल मत छोड़ना। जो 30 क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे ना, उतनी ये बुक्स नहीं कर पाएंगी। ये बुक्स आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी, वो कहते हैं ना कि आपको सामग्री देती रहेंगी, आहुति की तरह काम करें, लेकिन जो असली अग्नि है ना, जो असली आग, जो असली हेल्पफुल होगा वो 30 क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी ईवीएस को कंप्लीट कीजिए। फिर आता है हमारा मैथ। मैथ के लिए देखो भी 2 तरह के बच्चे होंगे, एक है जिनका मैथ्स अच्छा है, ठीक है, जिनका मैथ्स अच्छा है वो क्या करो, वो डायरेक्ट किरण पब्लिकेशन की बुक उठाइए और वहां से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक वाइज। लेकिन आपको ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका पता है कि यहां से गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे ट्रायंगल वाला चैप्टर हुआ, या उसके अलावा हुआ हमारा 3D फिगर्स जिनमें आती हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये वाले जो टॉपिक है ना, इससे हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे वो क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। या तो आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता। आता होगा तो आप क्वेश्चन पहली बार में सोल्व कर दोगे, नहीं आता फॉर्मूला तो आप कितना ही कोशिश कर लेना, कितने ही ऑप्शन पुट कर लेना, नहीं करेगा वो ऑप्शन में जानबूझ के आपको एक कोन वाले फॉर्मूले का आंसर देके मिलेगा, एक क्यूब वाले का। तो इस तरह से उनसे बचने के लिए आज ही एक काम करो, अभी आप लोगों के लिए पहला होमवर्क मैं अभी से दे रहा हूं। क्या आपने क्या करना है, a+b का होल स्क्वायर, इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो सारे, प्लस आपकी ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी थ्योरम्स हैं या फॉर्मूले हैं वो सारे, प्लस आपकी 3D फिगर से टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें, इनके जितने फॉर्मूले हैं ये सारे एक पेज पे लिख लीजिए। और जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां आपका स्टडी टेबल है, स्टडी रूम, जो भी कुछ है, जहां भी आप पढ़ते हो, कोई बुक में, नोट्स में, जहां भी, उस पे चिपका लीजिए उसको बिल्कुल। और ये रूटीन में सेट कर लो। एक बार को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भूल जाओ, लेकिन इन टॉपिक्स के फॉर्मूले को दोहराना मत भूलना, क्योंकि ये ऐसे है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आप या तो आता होगा या नहीं आता होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और देखो, मैं आज लिखवा लो मेरे से, आपका जो सिलेक्शन है ना वो पेडागोजी नहीं कराएगी, आपका सिलेक्शन मैथ कराएगा। क्योंकि मैथ जिसका अच्छा है, एक थिंकिंग पैटर्न के रूप में बता रहा हूं मैं, जो मैथ को टैकल करना जानता है ना, वो याद रखना, वो पेडागोजी में मेहनत कर लेगा, वो ईवीएस में भी मेहनत कर लेगा, वो इंग्लिश को भी। इंग्लिश और मैथ, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन कराएंगे। समझ आई या नहीं आई? आप मैथ को इस तरह से कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो डायरेक्ट किरण पब्लिकेशन की बुक से।
अब दूसरी तरह के मैथ्स के बच्चे आ जाओ जो हैं जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। अब एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए। आपको 1 महीना तैयारी करते हुए हो गया है। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एनसीईआरटी का, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 7th 8th तक की एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो तो एनसीईआरटी आपकी 7th 8th तक की खत्म हो चुकी होगी अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो। और कब कहां तक करनी है आपने, 10th तक करनी है और बिल्कुल अच्छे से करनी है अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो। इसके अलावा हम भी मैथ्स की और पेडागोजी की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, बहुत बढ़िया। पेडागोजी की तो आपको पता है बिल्कुल टॉपिक वाइज हम करवा रहे हैं, एक एक चीज एज इट इज। आप लोगों के पास ना 20 पीडीएफ घूम रही होंगी, 300 400 पेज की या 20 पेज की, बहुत सारी पीडीएफ घूम रही होंगी। हमारे पास 10 तरह के सोर्सेज हैं एक ही टॉपिक के लिए, उनमें से बेस्ट चीजें उठाते हैं और फिर उनको आपको पढ़ाते हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज जैसे केवी ने सिलेबस में बता रखा है। क्योंकि हमें पता है केवी कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता, सिलेबस से बाहर केवी कभी नहीं जाएगा। तो आप लोग अगर पेडागोजी और मैथ की प्रिपरेशन में कुछ कहीं ना कहीं पीछे रह गए हो या 4 चांद लगाना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, और फिर वहाँ मिलते हैं आपसे, सारी उसकी स्पेशल क्लासेस की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब इसके बाद आइए भी, इसके बाद आता है भूत फिर इसके बाद आता है आपकी एनसीईआरटी होगी। जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहे हैं वो एक काम करना, आज अगर आपने 6th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, 7th में एक टॉपिक पढ़ा, या 8th क्लास का आपने मान लो एनसीईआरटी से ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ लिया आज, ठीक है, लेकिन याद रखो क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अलग से इन द सेंस, मान लो आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है या फिर कोई भी जहां पर आपके पास अच्छी खासी मैथ्स की बुक है, तो उसको उठाइए और वहां से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आउट ऑफ द सिलेबस लगेंगे या फिर आपके दिमाग से बाहर जाएंगे कि यार ये कहां से आ गया, लेकिन पहले उसका बेसिक पढ़िए उसी बुक में से, क्योंकि क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरीज दी होती है, उसको अच्छे से पढ़िए। एक कदम आगे बढ़ते हुए उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन से जो एग्जाम्पल उन्होंने देख रखे होते हैं बुक में वो सोल्व कीजिए। तो इस तरह से आपने 2 घंटे तो कम से कम मैथ को देने हैं, या फिर जब तक आपको बिल्कुल ऐसे बोरियत नहीं हो जाती ना मैथ से कि यार आज के लिए मैथ बहुत हो गया, ठीक है, जब तक मन नहीं भर जाता तब तक मैथ पढ़िए, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद आती है हमारी पेडागोजी। पेडागोजी के लिए देखो एक चीज आती है, वो क्या है कि अभी तक हमारा मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट पास करके आ चुके हैं, क्योंकि बाकी को तो कोई बच्चा एग्जाम दे नहीं सकता। सीटेट पास कर चुके हो तो आप एक काम कीजिए, अब मेरी तरफ से आपने डीएसएसबी के टाइम पे या भी आपके पास कोई भी बुक है, चाहे डीएसएसबी की है, केवी की है, अगर आप कोचिंग नहीं लेते तो डीएसएसबी केवी कोई भी बुक है आपके पास वो पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से टॉपिक वाइज। उसके अलावा आपके पास टेक्स्ट बुक या फिर आपके पास प्रतीक शिवालिक सर का या किसी का भी अध्ययन मंत्रा का कोई भी आपने कोचिंग ले रखी है या फिर कहीं का मॉक टेस्ट है, तो साथ साथ में अपने वहां से टॉपिक वाइज क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। और नहीं तो सरोहा पब्लिकेशन की बुक सबके पास होगी, तो टॉपिक वाइज वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन कहीं भी ये मत भूलो केवल एक उस लीडरशिप वाला जो टॉपिक है ना, लीडरशिप वाला जो टॉपिक है उसको छोड़ के आप वो लीडरशिप वाला टॉपिक देख सकते हो भाई मेरी प्लेलिस्ट में ना, आपको या कमेंट बॉक्स में भी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो डाल दूंगा मैं, आपको मिल जाएगी। लीडरशिप वाले के ऊपर टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लीडर के क्या क्या काम होते हैं, सारी चीजें थोड़ी डिटेल में, जो 3 सब टॉपिक्स हैं उसके, वो मैंने अच्छे से करवा रखे, आप वहां से देख सकते हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। प्लस इस टॉपिक को छोड़ के ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो केवी में आता और डीएसएसबी में ना आता हो। तो डीएसएसबी की तैयारी आपकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगी केवी में, ठीक है जी। पेडागोजी यहां से कर सकते हो, प्लस टेक्स्ट बुक के आप मॉक टेस्ट अपना सकते हो। प्रतीक शिवालिक सर के पास मॉक टेस्ट है वो कर सकते हो, अध्ययन मंत्रा वालों के शायद मॉक टेस्ट है वो भी कर सकते हो, ठीक है।
और अगर किसी का बिल्कुल ही कमज़ोर है भाई और जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो भाई फिर तो हम जिंदाबाद, हम हैं ही आप लोगों के साथ। तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और वहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल में हम बता देंगे कि कैसे कैसे क्लासेस ज्वाइन करनी है। अब आ जाओ हमारी इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं ना आप लोगों को स्पेशल बताना चाहता हूँ। कौन कौन से? पहली इंग्लिश, दूसरी आपकी ईवीएस, ठीक है, ये 2, फिर आता पेडागोजी और मैथ। ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को या तो बिल्कुल टॉप में लेके जाएंगी, या ये ऐसी होंगी जिनमें जो ऐसा उलझा देंगे आपको कि आप तैयारी करते करते ऐसे बोर उब जाओगे कि यार पता नहीं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, मॉक टेस्ट देता हूँ, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, इस तरह की आपका माइंडसेट बना देंगे। तो इनको कैसे कवर करना है, स्पेशली इंग्लिश को? इंग्लिश की देखो भाई 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे बच्चे हो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, या आप ऐसे बच्चे हो जो इंग्लिश में अभी बेचारे थोड़े से मेरी तरह डमाडोल सा सिस्टम रहता है। तो पहला चीज़, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी कीजिए। आप अगर अच्छी है तो फिर तो आपको पता ही है भाई कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, आप लोग वैसे भी करते आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो वो सुनिए, पहले इंग्लिश के लिए बेस्ट है आप पहले या कोचिंग ले लीजिए भाई। अगर कोचिंग नहीं लेना चाहते तो लूसेंट की, अरिहंत की, या फिर केडी कैंपस की, या नीतू सिंह की ना एक बुक आती है, उसमें से टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दीजिए और डेली अपने टॉपिक में ना सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये चीजें तो, और एरर फाइंडिंग के जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं क्वेश्चंस वाले, वो प्रैक्टिस डेली करने हैं आपने। डेली 1 घंटा इनके ऊपर देना ही देना है। इनके ऊपर इन द सेंस इंग्लिश में कम से कम 1 घंटा तो देना ही देना है। आपके गलत होंगे, थोड़ी थोड़ी सेंस आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी, फिर एरर जब वो बताएगी यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है तो उस तरह से आपके कॉमन सेंस रिलीज होगी कि हाँ ये एरर इस तरह का यहाँ पे आ सकता है। तो आप जब पेपर दोगे तो सेंस डेवलप होती चली जाती है इंग्लिश की। मेन वही है। 90% ऐसे बच्चे हैं जो पूरा इंग्लिश का पेपर केवल सेंस से करते हैं कि भाई अगर इसमें सेंस बन गई इस सेंटेंस में तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ गड़बड़ सी लग रही है मुझे, तो उससे 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लेकिन वो कब होगी? जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे कि एरर फाइंडिंग वाले, ठीक है, और उसके अलावा बेसिक से जो क्वेश्चंस होते हैं आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको, नहीं तो कहीं से कोचिंग ले लीजिए। बुक्स मैंने आपको बताई दी कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये हो गए भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स। अब रीजनिंग और कंप्यूटर और जीएस, ये ऐसा है इसमें स्पेसिफिक टाइम हद से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग तो आप एक काम करो, डेली की एक कोशिश कर लो कि भी आज रीजनिंग पढ़नी है तो एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे, उस पे साथ साथ में क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बस रीजनिंग के लिए बहुत है। कंप्यूटर के लिए 1 दिन रीजनिंग कर लो, या फिर 2 दिन रीजनिंग कर लो, 1 दिन कंप्यूटर कर लो, या फिर एक काम करो हफ्ते में 4 दिन रीजनिंग कर लो और जीएस कर लो और 1 दिन कंप्यूटर कर लो। इस तरह से आप कर सकते हो तो भी आपका ये पार्ट सोल्व हो जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर में आप 10 में से 8 से नीचे मत लेके आना भाई, क्योंकि इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और फिर भी अगर गड़बड़ होती है कंप्यूटर में तो आप एक बुक है आप लोगों के लिए स्पेशल, लूसेंट की है, तो थोड़ी सी मोटी, मतलब कंपेरेटिवली 5 नंबर के हिसाब से, लेकिन फिर भी ठीक है। आप एक बार खोल के देखोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चन बन सकता है एमएस ऑफिस से, तो एक बार पढ़ लिया वहाँ से। तो इस तरह से रीजनिंग का तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो ही भला हो जाएगा। जीएस ऐसी है, डेली करंट अफेयर पढ़ने की अपनी हैबिट डालिए, ठीक है, और एक वीडियो ऐसी देखिए जिसमें प्रीवियस मंथ्स के, मतलब अगस्त के, जुलाई के, समझ रहे हो, सितंबर के, वो वाले हमारे वो करंट अफेयर्स 1 महीने की एक ही वीडियो में। तो इस तरह से आप जीएस कंप्यूटर रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब आता है हमारा मॉक टेस्ट, ठीक है जी। मॉक टेस्ट अभी तक मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप लोग जो बच्चे 1 महीने से तैयारी कर रहे हो तो आपका मॉक टेस्ट आपने एक दिया होगा, अभी तक एक ना एक मॉक टेस्ट आप दे चुके होगे। उसके लिए बताता हूं, आपका स्कोर 120 के आसपास रहा है ना, तो ये समझ लेना अभी भी आपके पास टाइम है, मेहनत कर दोगे आराम से 140 लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट देने का तब फायदा है जब आपके पास थोड़ा सा टाइम भी हो, टाइम इन द सेंस कि प्रिपेयर करने का, उस मॉक टेस्ट का जो रिजल्ट आए उसके ऊपर आप काम कर सको फिर इंप्रूव करने के लिए, प्लस आपके पास एनालिसिस करने का तरीका हो।
तभी आप वो टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। अदरवाइज मॉक टेस्ट बिल्कुल वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट करने। अगर आपने मॉक टेस्ट के केवल मार्क्स देखे और मॉक टेस्ट साइड में रख दिया, नहीं, आपकी तैयारी मॉक टेस्ट डायरेक्टेड होनी चाहिए। और वो कैसे होगी वो मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने मॉक टेस्ट देना है। कहाँ से देना है? जहाँ से भी आपको मिल जाए। टेक्स्ट बुक पे मिलते हैं, ग्रेड अप पे मिलते हैं, प्रतीक शिवालिक सर के हैं और अध्ययन मंत्रा के होंगे। जहाँ से भी आपके पास है वहाँ से आप कीजिए। मेन मायने नहीं रखता कि आपने कहाँ से मॉक टेस्ट दिया, मायने ये रखता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद का प्रोसीजर क्या फॉलो किया है, वो मैं बता रहा हूँ। सुनो, मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करना है? एनालिसिस ऐसे करना है कि सबसे पहले पेडागोजी और आपका इंग्लिश, मतलब लैंग्वेज वाला पूरा मॉक टेस्ट ही समझ लो आप एक तरह से। पूरा मॉक टेस्ट बिल्कुल, जिस दिन मॉक टेस्ट उस दिन ये समझ लेना 4-5 घंटे आपके केवल मॉक टेस्ट को डिवोटेड है फिर। और आपने ये देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जो ठीक हुए हैं उनको भी कब कैसे चेक करोगे? रीअटेम्प्ट मोड होता होगा उसमें एक, है ना। रीअटेम्प्ट इन द सेंस कि जो क्वेश्चन आया सामने तो उसको आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अगर आपने ठीक कर दिया तो दिखा दिया कि ठीक क्वेश्चन है, ये गलत कर दिया तो गलत। तो इससे क्या होगा, जो आपने ठीक किया ना तो उसका भी एक आइडिया हो जाएगा जो आपने इसके पीछे थिंकिंग पैटर्न अपनाया था वो ठीक है। स्पेशली ये हेल्प करेगा आपकी पेडागोजी का स्कोर इंप्रूव करने में। और उसके अलावा इंग्लिश के एरर, इंग्लिश वाला पोर्शन, लैंग्वेज वाला पोर्शन जो है उसको इंप्रूव करने में, ठीक है। ये दो के लिए तो बिल्कुल समझ लो कि इसमें आपने रीअटेम्प्ट मोड या फिर दोबारा उसको अच्छे से एनालाइज करना है। अब इसके बाद क्या करना है? उसके बाद 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। कौन से? पहला क्वेश्चन है कि भाई आपने अब जो 2 महीने बचे हैं ना, इसके लिए बता रहा हूं कैसे करना। अब ये जो पूरी बताई मैंने, इसके लिए क्या करना? अब आपने स्पेशली ये देखो कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने 1 महीने में कवर कर लिए लेकिन मार्क्स कट गए उसके, ठीक है। आपने कोशिश भी बहुत की कि अरे तो मैंने कर लिया, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी वो गलत हो गया। तो इस तरह के टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कीजिए और उसी टाइम पे उस टॉपिक को अच्छे से दोबारा रिवाइज कर लेना और ध्यान रखा कि अगली बार इसका मार्क्स ना कटे, एक चीज। दूसरा, वो टॉपिक्स जो आपसे अब तक अनटच्ड रहेंगे कि यार ये 2 अभी तक सामने आया ही नहीं था, ठीक है, कोई नहीं, आपके पास मौका आ गया ना, अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए उसकी। कहीं ना कहीं जब अगली बार जब उसको पढ़ो ना, उस टॉपिक को जब पढ़ोगे आगे तो ईजी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तीसरी चीज, वो टॉपिक्स देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स में से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप अगर ना पढ़ते भी और ना भी पढ़ोगे आगे तो भी आप उसमें से 10-15 क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर ही दोगे, है ना। तो ऐसे टॉपिक्स में जो गलत हुए हैं, वो क्यों गलत हुए? क्योंकि कॉमन सेंस से ठीक हो जाने चाहिए थे वो तो, लेकिन फिर भी गलत हो गए। तो इनको सोल्व करने के लिए आप उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका एक जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो पेडागोजी या फिर जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसके थिंकिंग पैटर्न से मैच हो जाएगा, है ना। मेनली इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपका एक थिंकिंग पैटर्न मैच हो जाएगा, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन ठीक करने की। स्पेशली वो जो स्टेटमेंट वाले पूछते हैं जिसमें ऑप्शन 1 2 3 या फिर 2 3 1 या ऑल ऑफ द अबव, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ठीक होने लग जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया हमारा मॉक टेस्ट। इस तरह से आप करोगे। मैं तो ऐसा कह के चलता हूं भाई, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मान लो हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। सारी तैयारी एक साइड और मॉक टेस्ट की तैयारी एक साइड आपकी, ठीक है जी। ये हो गया हमारा मॉक टेस्ट। अब आपने जो टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल के ऊपर मैं स्पेसिफिक वीडियो आपकी अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए सुनिए। जो टाइम टेबल बनाते हो उसमें 4 सब्जेक्ट आपने इंक्लूड करने ही करने, अच्छा 3 थे क्या, 4 सब्जेक्ट आपने इंक्लूड करने ही करने हैं। कौन कौन से? मैथ, ईवीएस, पेडागोजी और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट तो डेली टाइम टेबल में इंक्लूड करने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। कितना टाइम पढ़ सकते हो, जितना टाइम आप खाली हो भाई। अब भी 2 महीने तैयारी नहीं कर सकते तो फिर तो भाई हाथ ही जोड़ लो तैयारी से। देख, साफ बता रहा हूं मैं आप लोगों को, 2 महीने हैं, जितनी मेहनत कर दोगे वर्थ इट होगा। आप लोग सच में जब कभी हम मिलेंगे ना तो ऐसे खुश होकर बताओगे कि सर बस मज़ा आ गया तैयारी करते टाइम, और अब उसका रिजल्ट उससे भी बढ़िया था। तो 2 महीने हैं,
4 सब्जेक्ट बिल्कुल इंक्लूड रखो। 2 सब्जेक्ट जो बच गए जैसे हिंदी हुआ, ये अभी तक आपको ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा इंग्लिश हिंदी का सिलेबस। नहीं खत्म हुआ तो 1 हफ्ते में खत्म कर दो, उसको छोड़ दो। फिर जब एग्जाम आने से 15 दिन बच जाए तब, या 20 दिन, 1 महीना बच जाए या आधा, जो भी टाइम है, जब आपको पता चल जाएगी एग्जाम आ गया, तब आप फिर से हिंदी को उठा लो और एक बार हिंदी को तब साफ कर दो। ठीक है। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपकी तैयारी कहीं भी पीछे रह जाएगी। ठीक है ना। दोबारा से आपको बुक सारी पता चल गई होंगी, सारा आपको मैथ्स की, ईवीएस की, इंग्लिश की सारी बुक्स मैंने दोबारा बता दी। टाइम टेबल कैसे सेट करना अपना, टाइम टेबल ऐसा करिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि भी आप डेली अपना अगले दिन का सोने से पहले ये बना के चलिए कि भी ऐसा ऐसा में ये मेन चीज़ें पढ़नी है। ठीक है ना। तो बताना भाई ये वीडियो कैसी लगी। अभी तक मेरे मन में जो एक क्वेश्चन आए थे, जो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सबको मिला के एक कंबाइन वीडियो बना दी है। अब इसमें अलग अलग सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो भी आपके मन में डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आप पूछ सकते हो, तो मैं भी बता दूंगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय श्री राम।